मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगनर के लेक्चर नंबर 14 में, जो स्पेशली डिजाइन है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए। स्टूडेंट, ये लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 14 मेरी नज़र में आपका पाइथन बिगनर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वजह यह है कि यहाँ पर हम पाइथन कोर को डिस्कस कर रहे हैं, और जो कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। अगर आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता पाइथन में, तो आप पाइथन की प्रोग्रामिंग आज और आज के बाद करने में आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं कर पाएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा स्पेशल इस पर आपका फोकस होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के फंडामेंटल्स क्लियर करवा दूं। आने वाले 1 से 2 लेक्चर मजीद इस पर ही होंगे, लेकिन आज के लेक्चर पर मैं आपकी बेस बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आखिर क्या होते हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले आप नाम से ही देख रहे होंगे कि किसी फ्लो को कंट्रोल करना। अब वाटर अगर फ्लो है, बह रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, इस पर डिसीजन ले रहे होते हैं कि वाटर को कितना डैम बना देते हैं, आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, आप ब्रांचेस निकाल देते हैं। तो ये सब कुछ क्या कर रहे होते हैं, उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग में भी जब आप प्रोग्रामिंग आपकी फ्लो में आगे बढ़ रही होती है, तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए यकीनन कोई स्टेप लेना पड़ेगा। वो स्टेप जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के जरिए ली जाती है। और आसान कर दूं तो देखें, प्रोग्रामिंग में जिस वक्त हमें डिसीजन लेना होगा कि अगर ये कंडीशन मेरे पास है, तो नेक्स्ट कहां पर जाना चाहिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये तमाम के तमाम हम जब ही करेंगे जब हमारे पास डिसीजन लेने के लिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर करवा दूं। तो सिंपल आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने ये आपके लिए 4 लाइन लिख दिया है। यानी एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम, कंट्रोल कर रहा होता है, डिटरमाइन कर रहा होता है, बता रहा होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। तो इसको आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ कि 3 मेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर। हम जब भी कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पर 3 मेन आपके पास टाइप है। पहली है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये तीनों के तीनों मिलकर कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन बनाते हैं। आज के लेक्चर में मैं पहले तो आपको एक तीनों का एक फंडामेंटल बता देता हूं, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को आज हम क्लियर करें। नेक्स्ट लेक्चर में लूपिंग और ट्रांसफर कंट्रोल स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर को स्पेशल आप फोकस करें। अब देखें, यहाँ पर मैंने आपको एक कंप्लीट टेबल दे दिया है। इस टेबल में आप देखें कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंडीशनल स्ट्रक्चर जिसमें हम किसी तरह की कंडीशन के बेस पर नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन होती है, जिसमें आप देखेंगे तो सिंपली इफ एल्स, नेस्टेड इफ एलिफ और एल्स, ये हम 4 किस्म के कमांड यूज करेंगे, और ये मैं आपको समझाऊंगा भी। लूपिंग में आपको पता है लूपिंग क्या है, रिपीटेशन है। किसी कंडीशन में हमें रिपीट करना होता है, यानी एक स्टेटमेंट को या एक एग्जीक्यूशन को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, एक ब्लॉक को मल्टीपल टाइम अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं लूपिंग की तरफ जाऊंगा। पाइथन में सिर्फ 2 तरह के लूप होते हैं, वाइल और फॉर। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि पाइथन में मल्टीपल लूपिंग स्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास वाइल है और फॉर है। तो ये वाइल और फॉर क्लियर कर लीजिए, लूपिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से ट्रांसफर ट्रांसफर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, कहीं एब नॉर्मल ब्रेक लगाना हो, यानी कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ जाए, तो वहां पर मुझे अपने प्रोग्राम को कैसे फ्लो करवाना है। तो जिस तरह अगर मिसाल के तौर पर आपको समझा दूं, आप क्लास ले रहे हैं, अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है जो बोल के नहीं आ रहा है, तो आपने क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी अगर आप एक नॉर्मल फ्लो में आपका प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अचानक से अनसर्टेन कोई कंडीशन आ जाती है, आपको पहले से पता नहीं है, आपने उसकी फोरकास्टिंग नहीं की थी, तो आपका प्रोग्राम कैसे फ्लो करेगा, अब उसका कैसा रिएक्शन होगा, तो ये कैसे ट्रांसफर हो जाएगा। ये तमाम के तमाम चीजें हम ट्रांसफर कंट्रोल स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। पाइथन के अंदर 3 ट्रांसफर कंट्रोल स्ट्रक्चर है, एक है ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो इन तीनों के कॉन्सेप्ट, यकीनन ये तीनों के कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन 19 ईयर तक, जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो स्टूडेंट को जो बेसिक्स होती हैं कोर प्रोग्रामिंग की, वही क्लियर नहीं होती है। तो बाद में जब वो बड़े प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, एडवांस की तरफ जाते हैं, तो वो इनफैक्ट एडवांस पे कंफ्यूज नहीं होते। वो कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो कोर प्रोग्रामिंग में कंफ्यूज होते हैं। वो पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर में जाके कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो हमें लग रहा होता है कि वो एडवांस में प्रॉब्लम में आ रहे हैं, लेकिन वो एडवांस में प्रॉब्लम में नहीं आते। आपकी जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगी, इसके बाद मैं आपको एडवांस का भी कोर्स देने वाला हूं, लेकिन ये 30 लेक्चर्स जो बिगनर के हैं, जब तक इन पे आपकी कमांड नहीं होगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपको ब्रेक कंटिन्यू कहाँ यूज करना है, अक्सर ये बड़े प्रोग्राम में, बड़े प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं। मैंने पास को भी यूज किया है, कंटिन्यू को यूज किया है, लेकिन जब तक इसके कॉन्सेप्ट यही होंगे, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो लिहाजा ये तमाम के तमाम चीजें कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले पाइथन कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहला क्या है यहाँ पर, कंडीशनल है। कंडीशनल में हम क्या चार चीजें डिस्कस करते हैं, सिंपली इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, इफ एलिफ और एल्स है। ठीक है, दूसरी प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा सी में एल्स इफ होता है, यहाँ पर एल्स इफ नहीं है, एलिफ है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, इनको आप जहन में रखें। लेकिन सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम में आपको पाइथन कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर बताऊंगा, और पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो क्या है, कैसे लिया जाता है। तो इसमें हमारे पास, और ये जो कुछ भी है डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, इन कंडीशन के ऊपर आप डिसीजन ले रहे होते हैं कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो फिर कौन सा आपके पास बॉडी बॉडी जो भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, या आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं आपको फर्दर समझाने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ उनको मैं मुंह से ना बोलूँ क्योंकि वो आपको अभी इस वक्त कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं प्रोग्रामिंग में आपको वो चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए अभी सिंपल सी बात यह है कि अगर मुझे एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं किस कंडीशन, कैसी कंडीशन आए तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए मेरे पास अभी कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में मेरे पास चार चीज़ें आ जाएंगी। इफ़ है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स इफ है, और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आप तरतीब के लिहाज से देख रहे होंगे, अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरा क्लियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जाके क्लियर होगा जब मैं पहला काम करूंगा, आपको इफ स्टेटमेंट समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखें, इफ स्टेटमेंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अब मैं यकीन कर सकता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इफ, मैं प्रोग्रामिंग में सिंपल इफ सिंपल यूज नहीं करूंगा, बहुत कम यूज करूंगा, बल्कि नहीं यूज करूंगा कभी, जब भी करूंगा तो इफ के साथ एल्स करूंगा। ठीक है ना, तो मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर सिंपल इफ है तो वो किस तरह से काम कर रहा होता है। सिंपल इफ ऐसे काम कर रहा होता है कि ये आपके पास इफ और कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि आपका प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का इंटरप्रेटर जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएगा। ठीक है, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये फॉल्स है कंडीशन तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। बस इतनी सी बात आपने जहन में रखना है। तो ज्यादा अच्छा ये है कि मैं आपको कोड बताने से अच्छा ये है कि मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो चले मैं आपको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर, और हम आ जाते हैं डायरेक्टली पाईचार्ट पे। तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको जो एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ वो है, और इसको मैं कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट बनाया इसको, इफ स्टेटमेंट, यानी मैं आपको इफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपने देखा था कि इफ स्टेटमेंट काम क्या करता है कि इफ कंडीशन, यानी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इफ कंडीशन, ये ध्यान में रखें। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे करूंगा, तो मैं सबसे पहले आपको एक कोड लिख कर दे रहा हूं। मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम रख लिया एज, एज मैंने लिख दी 20। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि अगर, यानी इफ, देखिए ना इंग्लिश में भी तो मैं इफ क्या कहूंगा, अगर को इफ कहूंगा, तो मैं प्रोग्राम ऐसे ही बना रहा होता हूँ जैसे आपको लिख रहा हूँ, यानी मुंह से मैं ऐसे ही बोल रहा होता हूँ, अगर एज बड़ी है, यानी ग्रेटर है किससे, ग्रेटर के साथ मैं लिख देता हूँ अगर इक्वल भी, इक्वल है 18 से। अब देखिए ये इसका जो हम कोड लिख रहे होते हैं इसमें ये हम अ, डालेंगे कॉलन, इफ के बाद कॉलन आएगा, इसी तरह एल्स के बाद भी कॉलन आ रहा होता है, तो स्टेटमेंट के एंड पे ये कॉलन लाजमी डालते हैं, नहीं डालूंगा क्या होगा, एरर आ जाएगा। अब देखिए मैंने एंटर किया तो वो खुद ब खुद मुझे एक स्पेस दे रहा है। अब इस स्पेस की कहानी भी मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने कहा कि इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर ये है तो प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो यू आर अडल्ट। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट करवा दो। तो अब आपकी कुछ समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले देखें कंडीशन, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पर एज कितनी है 20, इसका मतलब है कि ये कंडीशन ठीक है, ट्रू है। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना चाहिए ना। यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो आप देखें कि मैं आपको डिस्प्ले क्या आ रहा है, आउटपुट यू आर एडल्ट, यानी जो आपने यहाँ लिखा वो चीज़ यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर कंडीशन गलत कर देता, मिसाल के तौर पर एज 20, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, मैं ये लिख देता हूँ एज इस वक्त कितनी है, लेट सपोज 10 ईयर है, 10 ईयर एज है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है ना, क्योंकि 10 18 से छोटा है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, एज ग्रेटर देन,
ऐसा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलनी चाहिए, ये इसको बाहर आ जाना चाहिए प्रोग्राम को। और क्या है, डिस्प्ले कुछ भी नहीं देना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये देखें फिनिश हो गया प्रोग्राम, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं लिख देता प्रिंट, क्या प्रिंट करवा दो, मैं लिख देता लेट सपोज कुछ भी लिख देता हूँ, मैंने एंड लिख दिया, तो अब क्या होना चाहिए, ये कंडीशन से बाहर आया इंटरप्रेटर और इसको प्रिंट मिला एंड, तो ये एंड को प्रिंट करवा देगा। यस, आप देखें यहाँ पर एंड प्रिंट हो गया है, इसका मतलब है कि इसने एग्जीक्यूट उसी वक्त किया इफ कंडीशन को जिस वक्त ये कंडीशन ट्रू होती है, और अगर ये ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं सपोज करें अगेन यही करता हूँ, 20 लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने 20 लिख दिया, अब मैंने लिखा कि इफ एज ग्रेटर देन 18, कंडीशन ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि प्रिंट करवा देगा, वो कंडीशन ट्रू थी ना, तो ये प्रिंट करवा देगा यू आर एडल्ट, ये तो हो जाएगा। अब देखें ये इसकी बॉडी कहलाती है। अब मैंने कहा था ना कि अभी लेक्चर में कि मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर यही चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि ये इसकी बॉडी है। कहाँ तक बॉडी है, जहाँ तक ये स्पेस है, ठीक है। अब ये स्पेस मैं बड़े लेमैन टर्म यूज़ कर रहा हूँ, स्पेस, ठीक है। पाइथन में ऐसा इसको स्पेस नहीं कहते, क्या कहते हैं अभी समझाता हूँ मैं आपको। लेकिन होगा क्या, देखें यहाँ पर इफ कंडीशन चली, ये एग्जीक्यूट हुआ, इंटरप्रेटर बाहर आया, बाहर आने के बाद उसने क्या किया, ये प्रिंट को प्रिंट करवाया। ये प्रिंट तो करवाएगा क्योंकि ये बॉडी के बाहर प्रिंट लिखा हुआ, ये तो ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा ही होगा। तो अब अगर इस कंडीशन में मैं एग्जीक्यूट करूं तो क्या होना चाहिए, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यू आर एडल्ट, और उसके बाद एंड लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अब देखें आप, मैं इसको यू आर एडल्ट एंड हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने रखा है ये आ रहा है इसका आउटपुट। अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूं या जो चीज़ मैं आपको अब समझाने लगा हूं उसको ज़रा सा गौर से आप लोग देख लीजिएगा, एक नई चीज़ है और यहाँ पर आपको मैं इसको करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगी। अभी मैंने क्या किया है यहाँ पर, तो स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर मैंने सिंपली वो स्पेस गायब कर दिया ना यहाँ से, और अभी मैं एक बड़ी लेमैन टर्म यूज़ कर रहा था, और वो टर्म क्या थी, वो टर्म ये थी कि अगर स्पेस होगा तो वो उसकी बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो ये स्पेस जो है मैंने अगर यहाँ ख़त्म कर लिया तो ये एक एरर आ गया, देखें ये एक एरर शो कर रहा है, रेड क्या है, एक एरर है। और मैं इसको ये चलाऊंगा तो यहाँ पर एक एरर देगा, इंडेंटेशन एरर। तो ये इंडेंटेशन एरर क्या होता है, आप इसको लिख लीजिए, नोट करें तमाम स्टूडेंट। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ रजिस्टर लेके बैठे और मेरी बातों में से जो पॉइंट है उसको लिखें, और बाद में जाकर रिसर्च करते रहें, एक्सप्लोर करते रहें। आपके पास जनरेटिव एआई मौजूद है, चैट जीपीटी है मौजूद है, आप वहाँ जाएं, जाके नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, उस आइडिया के बेस पर आप एक्सप्लोर करें। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने यहाँ से स्पेस खत्म कर दिया, तो अब ये इफ की बॉडी के अंदर ये प्रिंट मौजूद नहीं है। इफ की बॉडी कैसे बनती है, जब यहाँ पर मैं स्पेस दे रहा होता हूँ। तो इस स्पेस ना देने पर एक चीज जनरेट होती है, एक एरर आता है, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन एरर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इंडेंटेशन एरर क्या होता है, व्हेन स्पेस और टैब्स आर नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली। जब भी आप स्पेस को या टैब को, टैब भी एक स्पेस ही है, इसको आप प्रॉपरली प्लेस नहीं करते, ठीक है ना, ये मैंने प्रॉपरली प्लेस नहीं किया, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो इंडेंटेशन एरर आ जाता है। इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। यहाँ पर जो मैं स्पेस दे रहा होता हूँ ये क्या कहलाता है, इंडेंटेशन। तो चले मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो एरर देखते हैं। अच्छा, ये बार बार एंड आएगा, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, ये कमेंट बन गया ताकि ये एग्जीक्यूट ही ना हो। अब चलाते हैं हम। अब आप देखें नीचे मेरे पास क्या एरर आ रहा है, इंडेंटेशन एरर, ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ इफ के बाद आपको एक ब्लॉक देना है इंडेंट का, यानी एक स्पेस देना है। तो मैंने अगर एक टैब दबा दिया तो एक स्पेस हो गया, या वैसे भी मैं स्पेस दे देता तो ये एरर अब रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो यू यू आर एडल्ट, बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो ये आपने इंडेंटेशन यहाँ पर समझ लिया कि इंडेंटेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा एक और प्रोग्राम लिख देता हूँ, और सपोज करें मैंने कह दिया कि x की वैल्यू 10 है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इफ x, यानी अगर x जो है वो ग्रेटर देन होता है लेट सपोज 15 से। अब देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा ना इफ की, तो क्या करना चाहिए मुझे, कॉलन लगा देना चाहिए। मैंने जैसे ही एंटर किया उसने मुझे इंडेंट कर दिया, यानी एक टैब या एक स्पेस दे दिया है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कि प्रिंट करवा दो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 15 से, तो प्रिंट करवा दो कि 10 इज लेस देन 15, 10 इज लेस देन 15, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। और अगेन
ये बॉडी है इसकी, इस बॉडी से बाहर अब जो भी चीज़ है वो बार बार एग्जीक्यूट होगी। अब मैं कहता हूँ प्रिंट करवा दो, और मैं यहाँ कह देता हूँ आई एम नॉट इन इफ, यानी इफ के बॉडी के अंदर ये इफ की फैमिली नहीं है अभी, ठीक है। इफ की फैमिली या इफ का जोर, इफ का असर, इफ की लूप या इफ का जो जो भी कमांड जहां जहां यूज हो सकती है सिर्फ वो वहीं पर है, यहां तक। इसके बाहर इफ का असर नहीं है। मैं एक स्पेस दे दूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये जो मैंने इंडेंट किया है इसको, यानी एक स्पेस दिया है, तो अच्छा मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि पुराने ज़माने में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, इवन सी वगैरह में भी, तो यहाँ पर आप एक ब्रैकेट दे दिया करते थे। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता था कि वो इफ की एक बॉडी है। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ इंडेंट कहलाता है। तो इंडेंट, पहली जो ब्रैकेट थी वो इंडेंट से चेंज हो गई है पाइथन में, ठीक है। तो अब क्या है, अब कंडीशन आप देखें, x ग्रेटर देन 15। भाई कैसे ग्रेटर है, 10 जो है वो 15 से बड़ा तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई एम नॉट इन इफ। अब अगर मैं कंडीशन यूं कर देता हूं, x की वैल्यू में बढ़ा देता हूं और कर देता हूं 20, तो यस 20 ग्रेटर देन 15 है। अगर ये ट्रू है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद बॉडी के बाहर प्रिंट जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है पाइथन का इंटरप्रेटर बाहर आया यहाँ से, उसको जो भी मिला वो उसने उसको परफॉर्म किया, यहाँ पर वो एग्जीक्यूट करवाएगा सेकंड भी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले आप देखें, इसने 10 इज लेस देन 15, आई एम नॉट इन इफ, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ गया इफ। मैं आपको मजीद एग्जाम्पल करा सकता हूं, लेकिन अब मुझे मजीद और भी चीजें आपको करानी है, टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है। वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो यहां देखें, मैं पाइथन इफ स्टेटमेंट मैंने यहां पर कंप्लीट कर दी। अब मैं आ जाता हूं, इफ के बाद क्या था, अभी हमने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर इफ वाली कंडीशन, यानी इफ के साथ कंडीशन गलत है, तो फिर नेक्स्ट जो है यानी एल्स वो परफॉर्म हो जाएगी। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं कहता हूं देखो, अगर तो तुम्हें दूध मिल जाता है तो दूध ले आओ, अगर दूध नहीं मिल रहा है तो तुम दही लेकर आ जाओ, ठीक है। ये दही का मसला तो आप स्टूडेंट के साथ हमेशा ही रहता होगा कि आप लोग काम करते होंगे और आपकी वालदा जो है वो मंगवा लेती होंगी। तो यहाँ पर भी यही सिलसिला है कि अगर ये मिल जाए तो ये ले आओ, नहीं तो ये। इसको अब इंग्लिश में अगर हम करते हैं तो इफ और एल्स कर देते हैं। सेम यही चीज पाइथन प्रोग्रामिंग में भी है कि अगर पहली कंडीशन ठीक है इफ के साथ तो ये एग्जीक्यूट कर दो, अगर इफ के साथ कंडीशन गलत है तो फिर एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दो। तो एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक इफ इट इज फॉल्स। तो इसको हम सिंटैक्स को कैसे लिखते हैं, इफ, उसके बाद कंडीशन कॉलन, फिर जो भी स्टेटमेंट है आप देखें स्पेस यानी इंडेंट कर दिया इसको, एल्स फिर दोबारा कोड कर लिख देंगे आप। तो ये सिंपल सी बात है बिल्कुल। इफ आप समझ चुके थे, इफ एक कंडीशन में थी ना, अभी आपने देखा कि कंडीशन ठीक है तो फिर सही है, एग्जीक्यूट नहीं होती है तो बाहर निकल जाओ। अब क्या होगा, कंडीशन ठीक है तो स्टेटमेंट इफ के साथ, और अगर गलत है तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलें इसको भी मैं करा देता हूं आपको। इसको हम चलते हैं और इसको भी हम देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहां पर मैं इसको, अब जो मैं करा रहा हूं आपको वो किसके लिए है, इफ एल्स स्टेटमेंट, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। चले मैं कोई भी एक रैंडम, मेरे जहन में अभी कोई भी प्रोग्राम आ जाए तो मैं लिख देता हूँ। यस, मेरे जहन में आ रहा है कि मैं ए एक वेरिएबल ले लिया और मैंने कहा ए की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब मैंने कहा अगर ए ग्रेटर है 50 से, ठीक है। अब मैंने इफ लिखा तो उसके लिए बंद करने की स्टेटमेंट में कॉलन डाल दिया मैंने, ठीक है। एंटर किया, मैंने कहा कि प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, और अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो इफ कंडीशन इज, तो मैं ये लिख देता हूं साथ साथ, इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट चला दो। और अगर अब देखें मैंने यहां पर एल्स करना है ना, तो एल्स के लिए मैं वापस जाऊंगा, इंडेंट को ख़त्म करूंगा, एक दफ़ा आप समझ लेंगे। एल्स मैंने एंटर किया, कॉलन आ रहा है मौजूद, उसके बाद मैंने दिया तो ये इंडेंट करके मुझे दे रहा है, यानी स्पेस डाल के दे रहा है। अब प्रिंट करवा दो, और अब क्या प्रिंट करवा दो इसमें कि अब एग्जीक्यूट
क्या एग्जीक्यूट करो, दिस ब्लॉक। ये एग्जीक्यूट करो कब, इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक हो गया। अब देखें आप यहां पर मैंने ये आपको लिख दिया। अब यहां पर कंडीशन सबसे पहले आकर देखें, ए 10 है, इफ ए ग्रेटर देन 50। भाई 10 50 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब है ये वाली एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू नहीं है ट्रू भाई, तो क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन को चलना चाहिए। वो क्या है, एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स। चलें एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। तो अब देखें यहां पर मेरे पास कौन सी आउटपुट आ रहा है, एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स, इसका मतलब एल्स। और अब मैं कंडीशन को अगर ट्रू कर दूं, क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं 100। तो सबको पता है 100 ग्रेटर देन 50 है, कंडीशन ट्रू है, तो पहला ये प्रिंट हो जाना चाहिए। यस, इफ कंडीशन इज ट्रू फर्स्ट प्रिंट हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी के साथ। और अब आपको इंडेंटेशन एरर भी नहीं आ रहा। अभी मैं इसको अगर चेंज कर दूंगा, यानी मैं इसमें से, तो फौरन ये देखें आप, यहाँ पर एक एरर आ जाता है। और इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, इंडेंटेशन एरर दे देगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सपोज करें एक, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, गुड। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा चेंज करके एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि गेस करना है वेदर आई विल प्रेस ए और बी। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ आपके सामने कि गेस वेदर आई विल प्रेस ए और बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैं कोई भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने लिख दिया चॉइस, एक वेरिएबल जिसका नाम मैंने लिख दिया चॉइस। ठीक है, तो चॉइस। अब ये चॉइस जो है मेरे पास इक्वल टू, मैंने कहा इनपुट। ठीक है, क्या इनपुट मुझे लेना है, जाहिर सी बात है एंटर योर चॉइस। क्या चॉइस हो सकती है आपकी, कि इधर आप ए को प्रेस कर सकते हैं और बी प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए मैं ये छोटे छोटे से प्रोग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आगे जाके हो जाएंगे ये। और आगे क्या है कि इफ वेरिएबल क्या था, वेरिएबल चॉइस, चॉइस इक्वल टू ए। अब मैं इक्वल का निशान, जो ये इक्वल है, ये इक्वल का नहीं, ये असाइन है, यानी चॉइस को मैं असाइन कर रहा हूं, जो भी असाइन नहीं, असाइनमेंट ये है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। ये है इक्वल, दिस इज कॉल्ड इक्वल। डबल जब मैं इक्वल का साइन बनाता हूं उसका मतलब है इक्वल। तो इफ चॉइस इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगी, ए के। तो ए चूंकि स्ट्रिंग है इसलिए मुझे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। मैंने कह दिया अगर चॉइस ए है, यानी आपने ए प्रेस किया, तो मुझे क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो कि यू एंटर ए। आपने ए प्रेस किया है। एल्स, देखिए मैंने यहाँ पर टैब खत्म किया, एल्स एंटर किया मैंने, और अब मैं कहता हूं प्रिंट करवा दो कि यू एंटर। जाहिर सी बात है वापस दूसरा कौन सा बच रहा है, बी। तो मैंने कहा बी तुमने एंटर किया है। अब देखें यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग हो गया कि आपने ए और बी में से जो भी प्रेस किया है वो यहाँ पर बता देगा कि आपने ए प्रेस किया है। अगर आपने प्रेस किया ए, इफ चॉइस इक्वल टू ए, ठीक है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा देखें यहाँ रेड क्यों आ रहा है, रेड इसलिए आ रहा है कि यहाँ मैंने कॉलन नहीं बनाया था, तो अब मैंने कॉलन बना दिया। प्रिंट यू एंटर ए, ये ठीक है, तो ए आपने ए नहीं प्रेस किया है, तो इसका मतलब है वो फौरन बता देगा कि यू एंटर बी। दोनों में से एक ही आपने प्रेस करना है ना, अगर बी प्रेस करेंगे आप तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर योर चॉइस ए और बी। मैंने सपोज कर लिया, मैंने लिख दिया ए, यू एंटर ए। अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, एंटर योर चॉइस, मैंने लिख दिया बी। अब बी लिखा, यू एंटर बी। ठीक है, तो आपने देखा ये प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और हो सकती है जो मैं भी सोच रहा हूँ, वो ये है कि अगर यूज़र स्मॉल ए लिख देता है या कैपिटल लिखता है, तो दोनों सूरत में ए आना चाहिए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं आगे चल के तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनवाऊंगा जिसमें गेम वगैरह होंगे, इस तरह के वर्ड गेम। लेकिन ये अभी बेस बन रही है ना, तो आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, कोड कैसे लिखा जाता है। तो चूंकि फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लग रहा हो अजीब सा, लेकिन
एक दो दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे ही लिखेंगे। देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर चॉइस ए यानी अगर किसी ने कैपिटल ए डाला हो, या फिर को मैं लिखता हूँ और का मतलब ये होता है दोनों में से ईदर कंडीशन में से एक भी अगर ट्रू होगी तो नीचे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर लिखा है या फिर ये हो कि चॉइस जो है वो इक्वल हो, ठीक है, किसके, स्मॉल ए के, तो मैंने लिख दिया स्मॉल ए। चूंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं डबल कोट के अंदर कोटेशन मार्क में लिख रहा हूं। मैंने लिखा कि अगर चॉइस कैपिटल ए हो या फिर स्मॉल ए हो, दोनों सूरत में मुझे कैपिटल ए मिले अदरवाइज बी मिले। तो ये समझ में आया आपके कि किस तरह से मैंने कोड को लिखा है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं। एंटर करो ए और बी। मैं अब जाकर स्मॉल ए मैंने एंटर किया है, स्मॉल ए एंटर किया है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, यू एंटर कैपिटल ए, यू एंटर कैपिटल ए, ठीक है। क्योंकि दोनों सूरत में आप देख लें, अभी देखें दोबारा आ रहा है ना, मैं कैपिटल ए डाल रहा हूं, मैंने पहले स्मॉल डाला था अब कैपिटल डाला है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आप देखें यहां पर अगर मैं इसको चलाता हूं तो स्टॉप एंड रिटर्न, ठीक है, ये क्या था, ये पहले से हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही थी तो हमने कहा स्टॉप कर दो इसको और ये मुझसे अगेन ना पूछो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आके कैपिटल ए लिख दिया और लिखा तो आप देखें यू एंटर ए। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपके कि किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये इफ एल्स स्टेटमेंट में कंप्लीट करके वापस हम अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं, लेक्चर की तरफ। तो अब ये देखें आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गई कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, इसको हम किस तरह से करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए आज का लेक्चर आपको यकीनन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन होने दें इस लेक्चर को थोड़ा लेंदी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, ये अभी बेसिक है, अभी मैं इसके बाद आपको और भी प्रोग्राम इसके करवाऊंगा। आज मैं होम असाइनमेंट भी दूंगा आपको, गौर से इसको सीखें कि इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस टू चेक। जब मल्टीपल कंडीशंस आपके पास आ रही हैं चेक, अभी तो हमने देखा ना कि हमारे पास एक कंडीशन थी तो एल्स कर दिया हमने। अब अगर एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे इफ और एलिफ स्टेटमेंट की तरफ। एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन विच कंडीशन इज ट्रू फर्स्ट। जो कंडीशन पहले ट्रू हो जाएगी वही वाला कोड या वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। तो आपने देखा मल्टीपल अगर आपके पास कंडीशन को चेक करना है तो आप इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। अब देखें इसका सिंटैक्स क्या है, इफ पहली कंडीशन अगर ये ट्रू है तो पहला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर मेरे पास और कंडीशन चेक करनी है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अगेन इफ नहीं लिखूंगा बल्कि चेंज करने के लिए एलिफ लिख दूंगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा एल इफ, ठीक है। एलिफ कंडीशन टू ये ठीक हो जाएगी तो इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर और भी मेरे पास कंडीशन होती तो कंडीशन थ्री कर लेते, हम फोर कर लेते, कुछ भी नहीं होता तो फाइनली एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये है मेरे पास इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। इसको भी चले हम जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मुझे लगता है कि जो मैं कोड लिख रहा हूँ इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं कोड पे यहाँ पर अभी जो है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब आप देखिए मैं कौन सी कंडीशन चला रहा हूँ, इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। तो इसको सबसे पहले कमेंट करके मैं लिख देता हूँ इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं कि मल्टीपल कंडीशन का क्या मतलब है। तो मैंने टी एम पी एक टेम्प ले लिया, एक वेरिएबल फॉर टेम्परेचर, और मैं इसको कर देता हूं कि अगर टेम्परेचर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर है किससे, 35 से, तो क्या होना चाहिए, अगर 35 से ग्रेटर है टेम्परेचर तो क्या प्रिंट करवा दे। मैंने कहा कि प्रिंट करवा दे कि कैसा वेदर है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया हॉट डे है बहुत, ओके, ठीक है। अब मैं ये करवाता हूं कि एल एलिफ देखें सेकंड पे नीचे लिखा हुआ भी आ गया कि एलिफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 20। सपोज कर लिए कि 20 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो कि क्या है भाई, वार्म डे है, वार्म डे, ठीक है।
अच्छा, ये दो कंडीशन के बाद मैं इसको मजीद चाहूँ तो कंडीशन बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बस एल्स करके मैं लिख देता हूँ, प्रिंट करवा दो कि ये दोनों नहीं होता है तो क्या बचता है मेरे पास, कूल डे। मैंने लिख दिया कूल डे। ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरे पास इफ के बाद एक से ज्यादा कंडीशन आ गई चेक करने के लिए, तो मैंने एलिफ लगा दिया एंड फाइनली एल्स। ये एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूं तो टेम्परेचर 30 है, और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 है, नहीं भाई 35 से ग्रेटर नहीं है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 20, हाँ 20 से ग्रेटर है, तो क्या आना चाहिए एग्जीक्यूशन में, वार्म डे। वार्म डे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको। तो मैं आपको यहाँ पर एक और प्रोग्राम लिख देता हूँ। सपोज करें मैंने कहा एक्स मैंने ले लिया 12 और वाई ले लिया मैंने लेट सपोज 50। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि अगर एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए वाई के। अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। और मैं कंडीशन बनाना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि एलिफ, एलिफ एक्स ग्रेटर देन वाई है। अगर वाई, एक्स बड़ा है वाई से, तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। मैं शॉर्ट लिख देता हूं, ग्रेटर देन वाई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं, आपको समझ लीजिएगा इसको। एल्स दोनों नहीं होते तो क्या लिख दो भाई, प्रिंट करवा दो कि एक्स इज स्मॉलर देन वाई। तो मैं शॉर्ट लिख देता हूं, स्मॉलर देन वाई, में स्मॉलर वाई लिख दिया। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, एक्स 12 है और वाई 50 है, तो एक्स बराबर नहीं है, ये नहीं कंडीशन। एक्स 12 50 से ग्रेटर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो एल्स वाला स्मॉलर देन वाई वाला प्रिंट होना चाहिए। तो इसको हम ज़रा सा चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है इसका, स्मॉलर वाई। चलें वापस अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, और मैं इसको, तो ये अभी हमने देखा पाइथन इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। अभी मजीद प्रोग्राम हम नेक्स्ट क्लासेस में बनाएंगे। अभी ये मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए लास्ट क्या चीज़ थी, हमने देखा था नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ, यानी एक इफ के अंदर अगर दूसरा इफ हम, मुझे ज़रूरत पड़ रही है और कंडीशन ऐसी है कि एक इफ के साथ मैं मजीद इफ डाल रहा हूँ इनसाइड इफ, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देखिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कब यूज हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल क्लॉक बनाना चाहता हूँ, डिजिटल क्लॉक में क्या है, आर है, फिर मिनट है, सेकंड है, तो सेकंड जब 60 हो जाए तो ऊपर एक मिनट ऐड बढ़ जाए, इसी तरह जब मिनट 60 हो जाए तो 1 आवर ऐड हो जाए, बढ़ जाए। तो इस तरह से मेरे पास एक इफ के अंदर मजीद दो और इफ यूज हो रहे हैं ना, तो इसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो देखें इसको कैसे लिखा जाता है, इफ कंडीशन वन, और अगर ये कंडीशन वन है, कोड कोड ब्लॉक वन, इफ कंडीशन वन इज ट्रू, तो इफ कंडीशन टू, तो कंडीशन टू फिर हमारे पास कोड ब्लॉक टू ये एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर इसके साथ साथ आप में ये तमाम के तमाम कंडीशन ठीक नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होती, तो एल्स जो है वहां पर चले जाएगा। तो इसको भी, ये जो है इसको अगर मैं आपको करके दिखा दूं, एक कोई प्रोग्राम बना दूं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। डिजिटल क्लॉक तो शायद अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा। अभी हम कोई भी सिंपल सा प्रोग्राम ले लेते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। किसमें इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे हम, पाई चार्म पे। चले मेरे पास पाई चार्म आ गया, मैंने पाई चार्म पे चला गया हूँ। अब मैं पाई चार्म पे आकर देखना चाहता हूँ, और मैं अब आपको जो करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वन इफ, अगर एक इफ है और इसके साथ मुझे मजीद इफ, यानी एक इफ के इनसाइड अनदर इफ यूज करना है, तो मैं नेस्टेड इफ की तरफ जाऊंगा। कब इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और किस कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको समझाने से अच्छा एक प्रोग्राम देखें आप। मैं सपोज करें एक एन यू एम, मैं एक नम, एक मैंने वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने कुछ भी दे दिया, 15 दे दिया यहाँ पर। मैंने कहा कि इफ नम ग्रेटर देन 10। देखिए एक तो कंडीशन ये मैंने चेक करवा दी कि नम को चेक करो कि वो 10 से ग्रेटर है,
और दूसरी एक और मैं इफ इसके अंदर और लगा रहा हूं कि इफ नम, अगर नम वाकई में ये कंडीशन ठीक है, यानी नम ग्रेटर देन 10 है, और फिर नम के अंदर डिविजिबल, किस तरह से डिविजिबल लिखते थे, मॉड्यूलस साइन ना, मॉड्यूलस साइन लगा दिया मैंने, कहा डिविजिबल बाय 2, दो से भी डिविजिबल हो। दो से डिविजिबल का मतलब ये है कि वो जब उसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए ना। ये मैंने आपको शुरू में क्लासेस में बताया भी था। अब मैं खुद इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो कोशिश यही है कि प्रोग्राम हम उसी लिहाज से बनाए। मैंने क्या किया अभी, नम 15 और नम 10। अगर देखिए नम 15 था, इफ नम ग्रेटर देन 10 एक कंडीशन ट्रू होती है। यहाँ पर देखो मैंने कॉलन नहीं लगाया हुआ था ना, अब कॉलन लगा दिया, तो भाई यहाँ तो लगा दिया है इफ के साथ, तो फिर ये क्यों रेड दे रहा है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया कि इफ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, अगर 0 है तो दोनों कंडीशन, यानी 10 भी हो, ग्रेटर देन 10 भी हो, और 2 से डिविजिबल भी हो, तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट ये करवा दो कि ये तो द नंबर इज इवन, इवन नंबर क्या है, इवन है। ठीक है, एल्स, अब देखो यहां पर इंडेंटेशन का खास ख्याल रखो, एल्स नहीं है तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो द नंबर इज ऑड ना, तो मैं डायरेक्ट ऑड लिख देता हूं, ऑड लिख दिया मैंने। अब क्या हुआ कि देखो, हाँ अब देखो यहाँ पर वो एरर खत्म हो गया, रेड आ रहा था, मुझे भी कंफ्यूज कर रहा था। तो सबसे अच्छा ये है कि आप एक दफ़ा रन कर दें, एरर आए तो रिमूव कर दो। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कई दफ़ा मल्टीपल एरर आते हैं, हम इसी तरह से करते हैं। तो अब इसको मैं चलाता हूँ, पहले तो देख लो कि नम 15 और नम ग्रेटर देन 10 बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 10 है तो ये नीचे आएगा, और 2 से डिविजिबल है नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये बाहर निकल जाएगा और प्रिंट कर देगा ऑड। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती तो ये कर देता कि नंबर इज इवन, तो इस वक्त ये ऑड है, नंबर इज ऑड। अब सपोज करें कि इसको इवन बनाने के लिए मैं 16 कर देता हूँ, नम इज इक्वल टू 16, तो इफ नम मॉड 16 से ग्रेटर, ठीक है नम है, और उसके बाद 2 से डिविजिबल भी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो नंबर इज इवन। ठीक है, आप देख सकते हैं द नंबर इज इवन। तो ये बड़ा अच्छा सा एक प्रोग्राम आपकी समझ में आया यहाँ पर। और कुछ आप देख रहे होंगे कि चीज़ें जब मैं कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस में आ रही हैं। तो बस अभी लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको शॉर्ट करके, और अब हम आ जाते हैं अपने वापस लेक्चर की तरफ। आपने देखा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी आपकी समझ में आ गई। फाइनली आप अगर देखें तो यहाँ पर सारी ये चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, और ये जो मैंने आपको कंप्लीट कराई हैं चीज़ें, ये कराई हैं अभी मैंने कंडीशनल। कंडीशनल में आपके पास सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ और इफ एल्स इफ और एल्स की ये चारों के चारों मैंने स्टेटमेंट को क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो मैं आप लोगों को आज के बाद से होम असाइनमेंट भी देना शुरू कर रहा हूँ। पहला होम असाइनमेंट आपका क्या है, देखिए असाइनमेंट 1 है, और आज के बाद तमाम लेक्चर जो बिगनर के हैं इसमें आपको असाइनमेंट मिलेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 डिफरेंट नंबर्स, और नंबर की कंडीशन लगा दी है कि वो लेस देन इक्वल टू 100 होने चाहिए, फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। 3 नंबर आप यूजर से लेंगे, ए बी सी, एक्स वाई जी कुछ भी आपने ले लिया, इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर सबसे ग्रेटर है। तो यूजर इनपुट करेगा और आपने बताना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, और इसी तरह असाइनमेंट 2 क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3 और 5। देखें 2 से डिविजिबल के लिए हमने आपको भी प्रोग्राम लिखा था ना, जिसमें मॉड्यूलस साइन 2 इक्वल टू 0, डबल इक्वल का साइन 0, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 2 है। 3 हो तो 3 करके मॉड्यूलस 3 करके इक्वल टू 0 कर दे, इसका मतलब है 3 से डिविजिबल है। 5 है तो 5 डबल इक्वल करके नीचे 5 मॉड्यूलस करके, और साइन 0 तो सबके साथ कॉमन लगेगा, तो इसका मतलब ये हो 5 से भी डिविजिबल है। तो आप तीनों को कंडीशन को चेक करें, और ये प्रोग्राम आप असाइनमेंट 1 और 2 करके अपने नाम के साथ लिख दीजिए असाइनमेंट कंप्लीटेड। ओके, और कमेंट में जाके लिख देंगे, जो जो स्टूडेंट के कमेंट मेरे पास आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो ये 2 असाइनमेंट मुझे कंप्लीट करके कमेंट में लाजमी अपने नाम के साथ बताएं, हुआ या नहीं हुआ। नहीं भी हुआ है तो भी आप मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आप अगेन इसको लिखें, प्रैक्टिस करें, जितनी दफ़ा भी आप रजिस्टर पर लिख रहे हैं नोट करें, नए नए प्रोग्राम बनाएं। इसके बाद मैं आपको इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ लेके जाऊंगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।